बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सर, माय होल फोकस वाज ऑन राइटिंग ओनली, हम्म। बिकॉज आई थिंक मैंने अपना 70 to 80% ऑफ द टाइम राइटिंग में ही लगाया है। आपने सिलेबस के हर टॉपिक को करीब कितनी बार रिवाइज किया होगा बेटे? सर, सिलेबस का जैसे कि एक पर्टिकुलर नंबर अगर बताना चाहूँ तो लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम वगैरह मैंने 28-30 टाइम्स पढ़ी। सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऐश्वर्यम बेटा। हाँ, थैंक यू सर। ये बताइए ऐश्वर्यम बेटा कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सॉ द रिजल्ट? लाइक, वर यू एक्सपेक्टिंग एनीवेयर क्लोज टू दिस? I wasn't expecting anywhere close to this, but I had in mind कि okay, डबल डिजिट रैंक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 80-90 के बीच में अगर मिल जाती है तो हम्म। ये दिमाग में था कि क्योंकि मेंस आई डिड वेल इन मेंस, आई न्यू दैट, तो मुझे लगा था कि मेंस तो काफी अच्छा हुआ है मेरा। तो हम्म। डबल डिजिट एक्सपेक्ट कर रही थी 80-90, बट इतना नहीं कि 10th रैंक तो एक्सपेक्ट नहीं की थी सर। बिल्कुल। और आपने डबल डिजिट सोचा तो जस्ट फर्स्ट डबल डिजिट रैंक आ गई, आपकी सिंगल डिजिट हाँ सोचते तो हाँ, रोक क्या फर्स्ट। जाती? हाँ, नहीं, मैं ये सोचती थी कि सिंगल डिजिट तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी और ट्रिपल डिजिट थोड़ा दूर हो जाएगा। तो मैं सोचती थी कि डबल डिजिट हो जाए, तो मेरी बहन कहते भी थी कि अरे तुमको मिनिमम वाली डबल डिजिट मिल जाए तो अच्छा है। तो वही हो ही गया। कि एक हाँ तरह की प्रिडिक्शन सही हो गई। हाँ हाँ। अच्छा। तो ऐश्वर्या, टेल मी, लाइक आपका डेली रूटीन क्या होता था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, लाइक 2-3 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन टाइम? जी। कितने घंटे पढ़ते थे? सर। जी। सर, मैं अपना टारगेट सेट करके रखती थी कि 8 आवर्स मेरा जो है कि एवरेज निकलना चाहिए महीने का। हर महीने का मैं अपना टारगेट रखती थी कि हर महीने मेरा 8 आवर्स का एवरेज हो। तो दिन भी मैं उसी अकॉर्डिंग प्लान करती थी। मैं दोपहर से शुरू करती थी, 12, 1 या 2 बजे से, और रात के 2-3 बजे तक मेरा पढ़ाई का चलता था। और दिन में मैं उठ नहीं पाती थी जल्दी, इसलिए मैं ये वाले स्लॉट पे पढ़ाई करती थी। 8 घंटा कोशिश करती थी, 8 घंटा हो जाए, तो कभी कभी 8 से ज्यादा भी हो जाता था, 9-10 भी हो जाता था, कभी कभी 5-6 भी रहता था। किसी हम्म। किसी दिन मतलब 1-2 घंटा भी रहता था। फेस्टिवल्स वाले टाइम पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती थी। लेकिन ये कोशिश करती थी कि किसी तरीके से अपना एवरेज खींच के 8 लेकर आऊं, तो थोड़ा सा एक मुझे इनर सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि चलो 2 दिन नहीं भी पढ़ा तो 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ के मैंने ले लिया। तो वही रहता था, 2-2.5 घंटे पढ़ा, अगर बोर हुए बीच में तो 15-20 मिनट का, आधे घंटे का ब्रेक। मैं अपने घर के पास रूम लेके रहती थी, तो रिफ्रेशमेंट के लिए घर पे टहल कर चाय पी लेना और ये सब करती थी। तो ऐसे 2-2.5 घंटे, 3 घंटे ऐसे ऐसे स्लॉट्स में पढ़ती थी। जी। अच्छा। तो जब किसी दिन कम होता था, मान लीजिए 2-4 घंटे हुआ, 5-6 घंटे हुआ, तो गिल्टी फील होता था आपको? गिल्टी फील बहुत ज्यादा नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता होता था कि अगले दिन में या 2-3 दिन के बाद मैं वो 1-1, 2-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगी। अगर ऐसा होता था तो अगले दिन 8 की जगह 9 में पढ़ती थी। एक्चुअली टाइम नोट करने का मेरा ये रहता था रीजन, क्योंकि पढ़ते पढ़ते पता नहीं चलता कि कितना पढ़ा कितना नहीं। थोड़ा सा भी पढ़ो तो लगता है कि अरे हम तो इतनी देर से बैठे हैं पढ़ रहे हैं। तो हम्म। इसलिए मैं अपना टाइम नोट करके रखती थी कि ठीक है, मैं मुझे एग्जैक्ट पता रहे कि मैं कितने घंटे बैठी थी, कितने घंटा मैं डिवोट कर रही थी। तो अगर कम होता था तो मैं जरूर कोशिश करती थी अगले 2-3 दिनों में कि जितना भी मेरा बैकलॉग चल रहा है तो मैं उसको पढूं। तो टाइम देखती थी, बट हाँ, प्रोडक्टिविटी भी उसके अकॉर्डिंग मेरी रहती थी। जी। तो कवर अप आप कर लेते थे, कभी कम भी पड़े तो आगे जाके कवर अप कर हाँ हाँ। जी जी जी। लेते? जी, कवर जैसे अप कर आपने, लेती थी। ऐश्वर्यम, आपने जॉब छोड़ के यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। जी सर, यस सर। डिड यू फील एनी हेजिटेशन, बिकॉज आप एनआईटी से इंजीनियरिंग कर चुके हो, उसके बाद एक डिसेंटली वेल पेइंग जॉब में सेटल हो गए, यस सर। and L&T is a wonderful company to work with. यस सर। So was there any internal hesitation to before you took that decision, या फिर फैमिली की तरफ से कोई रेजिस्टेंस आया? No, sir, there was no such resistance from the family because I had this in my mind कि मुझे करना तो सिविल सर्विसेज का ही है। बट आई डिड इंजीनियरिंग, तो उसके बाद मुझे ये था कि मैंने बैचलर्स डिग्री करी है तो उसको सार्थक बनाना है। तो एक एक्सपीरियंस है, एक डिसेंट एक्सपीरियंस लेना, क्योंकि एग्जाम अनसर्टेन है। तो हम्म। कब क्या हो तो पता नहीं है। तो डिसीजन जॉब ज्वाइन करने का मेरा था, जॉब को रिजाइन करने का भी डिसीजन मेरा था। और जॉब के दौरान भी मैंने सिर्फ और सिर्फ जॉब पर ही फोकस करा, काफी कुछ चीजें सीखी। कभी साथ में मैंने ना कभी सोचा कि साथ में करूंगी, ना मैंने किया। तो हम्म। बहुत ही एकदम फोकस्ड डिसीजन था कि 1 साल के लिए जा रही हूँ, ट्रेनिंग करूंगी, देखूंगी चीजें क्या है, उसके बाद जो है प्रिपेयर करूंगी। जी। Good, because that clarity of mind few people have in the यस सर। initial years of their यस career. सर।
यस सर। एक और चीज बताएं ऐश्वर्यम, जैसे यू हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम एंड वेरी वंडरफुली विद इन 2 attempts, which यस is सर। relatively very few in number. So उसके लिए क्या तरीका है, मतलब how can one really, because there are many who clear it but they take 5 6 more attempts, यस सर। right? So what is the key to cracking this exam in 1 to 2 attempts? Sir, the main key is to limit yourself from reading many things, from going towards many sources. क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे मैगजीन्स पढ़े, इवन अभी भी मुझसे लोग पूछते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी मैगजीन्स का, पर आप ये पढ़ते थे, ये पढ़ते थे, ये पढ़ते थे। तो मंथली मैगजीन्स जो भी आती है, तो वो वही एक बात है कि आपको उसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड या मेन से रिलेटेड कंटेंट मिल रहा है कि नहीं, बिकॉज दोज मैगजीन्स आर नॉट फॉर योर एग्जाम्स, दे आर फॉर जनरल पब्लिक, कि सब उसको पढ़ते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करना। तो वही है कि आप सोर्सेज की तरफ भागे नहीं, आपने कहीं क्वेश्चन देख लिया कुछ जो है कि किसी बल्कि बुक में, तो आप वो बुक पढ़ने ना बैठे। और जो बेसिक चीजें आप उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, जैसे एनसीईआरटीज। तो अगर आपको लगता है कि आपको सिक्स से पढ़नी चाहिए, तो आप ये ना सोचें कि सिक्स जो है छोटी क्लास है तो हम क्यों पढ़े। हम्म। तो वही है कि आपको अपने सोर्सेस को लिमिट रखना है, इतना लिमिट रखना है कि आपको चीजें पता भी हो और आप बहुत ही भटके भी ना। तो वही चीजें कि सोर्सेस को कांस्टेंट रखिए। जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने इसमें। जी सर। बट वन ऑफ द थिंग्स मेनी स्टूडेंट्स डील विद, जब वो हम्म। सोर्सेज की बात आती है, इज फोमो। जी। तो उसको जी। आपने कैसे टैकल किया कि अब लगता है नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, या ये फलाना टॉपर ने इस मैगजीन का जिक्र कर दिया, इस किताब का कर जी। दिया, तो ये भी पढ़ लूं, या ये छूट गया। जी सर। तो उस फोमो को आपने कैसे डील किया? सर, जब मैं जॉब ज्वाइन करने से पहले मैंने अपनी जो भी वो पीरियड कोरोना का था, तो हम सब घर में ही थे, तो उस टाइम मैंने अपनी पूरी 3 4 महीने पूरा रिसर्च करके रखा था हम्म। कि क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी। इवन मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी में भी हरलम्बस, हॉर्बॉन, रिट्जर, ये सब बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, बहुत ही टॉप रैंकर्स, आई थिंक फिफ्थ सिक्स रैंकर्स ने, सेकंड रैंकर्स ने भी रिकमेंड करी थी। बट बात ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आप किस सोर्स से पढ़ के आपका कितना हो रहा है, और आपको इवेल्युएट सेल्फ इवेल्युएशन करना है। तो जो भी मैं सोर्स पढ़ती थी, जो भी जहां से भी प्रिपरेशन करती थी, वो मेरा फॉलोड बाय होता था टेस्ट सीरीज से। हम्म। तो जब मैं टेस्ट सीरीज देती थी और मेरे मार्क्स आते थे, तो मैं ऑटोमेटिकली वो सब छोड़ देती थी कि ठीक है, इससे आ रहे हैं, दैट मीन्स आई एम इन राइट डायरेक्शन। दूसरी बात सर, कि आपको एग्जाम को थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप कितना, एक लिमिट है पढ़ने की, आप उससे ज्यादा जो है चीजें पढ़ नहीं सकते, पढ़ लेंगे बट क्या आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो मैं कोई भी नया सोर्स ऐड करने से पहले यही सोचती थी कि एक तो बुक मैं ये तो रिवाइज कर लूंगी, कि इसके साथ साथ मैं ये एंड तक, जब तक मेरा प्रीलिम्स आएगा, तो मैं रिवाइज कर पाऊंगी कि नहीं। तो वो अच्छा। एक मैंने सोचा। एक दो सोर्सेज एक्स्ट्रा मैंने भी रेफर किए, बट वो बहुत ही लिमिटेड मैनर में थे, जैसे कि मैंने प्लासी टू पार्टीशन एक बुक रेफर की थी। तो हम्म। वो भी मैंने जस्ट उसको ऑनलाइन मंगा के ऊपर ऊपर से करके, और जो कुछ एक कीवर्ड्स है जो कोई कमीशन का नाम दिया हुआ है जो आपके स्पेक्ट्रम में नहीं है, कोई ऐसा लोकल रिबेलियन दिया हुआ है जो आपके स्पेक्ट्रम में नहीं है, उस पॉइंट को नोट किया मैंने बस। और जो फियर ऑफ मिसिंग आउट आप बता रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि आप जिस तरीके बुक से सिलेबस पढ़ते हैं, याद करते हैं, वही आपको प्रैक्टिस पेपर से भी करना चाहिए, तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट खत्म हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसमें एक और चीज मैं बच्चों को समझाता हूँ कि एक तो जो आपने कहा कि कितना जी। हद तक हम रिवाइज कर पाएंगे, दूसरा कि एग्जाम की जी। रिक्वायरमेंट भी तो लिमिटेड है। एट द एंड ऑफ द डे यू जी हैव टू सर। राइट अ 150 वर्ड्स आंसर और 250 300 वर्ड्स आंसर एट मैक्स, यस सर। है ना? तो यस उसके सर। लिए आप नंबर ऑफ सोर्सेज को बढ़ा के नेसेसरली डज नॉट लीड टू एन यस इंक्रीज इन सर। योर मार्क्स, यस सर, श्योर सर। है ना? एक और चीज बताएं ऐश्वर्यम बेटा कि यू हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन योर दिस थिंग GS2, राइट? तो इसके लिए, यस सर। सर, सर कैन यू रिपीट, आई कांट हियर यू सर। हाँ मैं कह यस रहा सर। हूँ आपने GS2 में बहुत जी। सरप्राइजिंगली अच्छा स्कोर लाए हैं, तो उसके लिए जी कोई सर। जी अलग सर। आपकी अप्रोच थी, एनीथिंग सर, डिफरेंट? GS 2 का भी नहीं सर, कुछ डिफरेंट नहीं था, जो भी मैंने बाकी जीएस पेपर्स के लिए फॉलो किया था, सेम टू सेम वही चीजें मैंने फॉलो की थी, आंसर राइटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है। बट चीजें मैंने जो अलग करी थी, वो ये करी थी कि GS 2 में आपको गवर्नेंस वगैरह में या आईआर में बहुत स्कोप होता है डायनेमिक चीजें ऐड करने का, डायनेमिक चीजें करंट अफेयर से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स ऐड करने का। तो वो सारी चीजें जब आप करते हैं, आप एग्जाम्पल्स लिखते हैं, या फिर आप कोई फ्लो चार्ट बना दिया आपने, कोई डेटा दे दिया आपने, ये जो
जो वैल्यू एडिशन है ये मैंने GS2 GS3 दोनों में बहुत अच्छे से करी थी। तो आई थिंक वहीं पे एक डिफरेंस हो जाता है कि एक ब्लैंड आंसर और एक लाइव आंसर में कि आपने किसी में कोई कमीशन का नाम मेंशन कर दिया, कोई सपोर्टिंग डेटा दे दिया, कोई लोकल लेवल पे इनिशिएटिव है गवर्नेंस से रिलेटेड आपने वो दे दिया, कहीं पंचायत अच्छा कर रही स्टेट में, किसी पर्टिकुलर इनिशिएटिव चलाया उन्होंने वो आपने लिख दिया। तो ये सारी चीजें मैंने करी थी। ठीक है। एक चीज बताओ बेटे कि इज देयर एनीथिंग यू वुड डू डिफरेंटली इफ यू वर जी। टू टेक दिस एग्जाम अगेन? कुछ आपने सीखा हो जो सर। इम्प्लीमेंट करना रह गया हो? जी सर। सर मैं एससे में एक बार थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर करके एससे को देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो पोटेंशियल था उससे मैंने कम ही एससे में परफॉर्म किया है। हम्म। तो एससे में मैं शुरू से परफॉर्म नहीं कर पाती थी, पता नहीं क्यों। और मुझे लगता है कि वहां मेरा एक जो स्कोप है इम्प्रूवमेंट का वो थोड़ा सा मेरा है ज्यादा, कि मैं वहां कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली दोबारा देना होगा तो एससे पे फोकस करूंगी। हम्म, ठीक है। हालांकि आपको ऑफ कोर्स अब जी। जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐश्वर्यम, अगर आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहें, व्हाट विल बी योर 3 key tips जी। फॉर सक्सेस इन द यूपीएससी एग्जाम? जी सर। सर पहला तो ये कहना चाहूंगी कि फोकस ऑन योर गोल। मतलब फोकस बहुत जरूरी है। आप इधर उधर भटके नहीं, आप 10 तरीके की वीडियो मत देखें, 10 जगह से मत पूछें कि आपको क्या करना है। आप खुद से रिसर्च करें कि आपको क्या करना है। अगर 10 जगह से आपने देख के फिर अपना एक बनाया है कि अच्छा इन्होंने मुझे 10 बुक बताई, इन्होंने मुझे 5 बुक बताई, तो इनमें से 2 बुक्स मैं पढ़ूंगी, 3 बुक्स मैं पढ़ूंगी, इसमें मेरा काम हो जाएगा। तो वो फोकस रखे और बहुत ज्यादा भटके नहीं। और दूसरा कि सिलेबस कंप्लीशन बहुत जरूरी है। आप किसी एक टॉपिक को लेके स्टिक मत हो जाइए कि उसको खींच रहे हैं या फिर उसके 10 डायमेंशंस देख रहे हैं। आपको जो है कि पता होना चाहिए कि मेरे को बस इसमें 4 लाइन की ही जरूरत है, तो मुझे 4 लाइन ही याद करनी है। हम्म। तो वो चीज है, आप जो है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करें। हर एक टॉपिक आपका जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए। हर एक टॉपिक के पास आपके 5 से 10 पॉइंट्स होने चाहिए। उससे ज्यादा ना आप लिख पाएंगे, ना उससे ज्यादा आपको याद रहेगा, और ना उससे ज्यादा कॉपी में स्पेस है लिखने की। तो वो बिल्कुल। चीजें आप कर। और तीसरा मैं ये कहूंगी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हाँ, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिल्कुल, ये आपने जो 6 शब्द बोले ना, जो 2 शब्दों को रिपीट किया 6 बार में, दैट होल्ड्स द की टू दिस जी सर। एग्जाम बाय, है ना? यस सर। ऐश्वर्यम बेटा, यस सर, यस सर, डेफिनेटली। ये बताओ कि कुछ बहुत सारे ना मिथ्स होते हैं जो इस एग्जाम को सराउंडिंग है। So I want you to select and burst some very जी जी commonly, सर। or some popular myths about the UPSC, which you discovered in the course of your journey कि यार ये तो सही नहीं है। जी सर। जी सर। जी सर। सबसे पहला मिथ तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए दुनिया भर की मैगजीन्स नहीं पढ़नी है। कुछ हम्म। आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ एक सोर्स पढ़ना है। अगर कहीं से भी कुछ छूट भी रहा है तो भी आप कहीं ध्यान मत दीजिए। आपको लग रहा है कि इस वाली मैगजीन में ये निकला पर मेरी वाली में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ने लगेंगे। वो आपकी मैगजीन कभी ना कभी कवर कर ही देगी। ठीक है, या हम्म। तो आपको किसी टेस्ट सीरीज में वो चीज मिल जाएगी, आप वहां से प्रिपेयर कर लेंगे। तो पहला तो यही है कि एक चीज पे टिके रहना है, करंट अफेयर्स के लिए भी मैगजीन्स पढ़ना। क्योंकि मुझे ज्यादातर यही सवाल आ रहा है कि मैगजीन्स आपने पढ़ी, योजना, कुरुक्षेत्र, ये वो। तो अच्छी है, मतलब आपकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अच्छी है, जनरल नॉलेज के लिए अच्छी है, बहुत अच्छी है, पॉइंट ऑफ व्यू आपका डेवलप होता है। बट एग्जाम के लिए आपको टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा ये कि कोचिंग लेना या फिर दिल्ली जाना, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके करें। मैंने अपने घर पे किया। घर पे बहुत लोगों से नहीं हो पाता है, मुझसे भी घर पे नहीं हो पा रहा था, तो मैंने घर के बगल कमरा ले लिया था हम्म। रेंट पे। तो ये दूसरा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा ये रहता है कि कंफर्ट छोड़ना पड़ता है। तो मैं इसको मतलब एक अलग तरीके से पुट करूंगी कि कंफर्ट आपको कुछ नहीं छोड़ना है। आप मैंने अपने घर के बगल रूम लिया था। मेरी मम्मी मुझे खाना ला कर देती थी, मेरे कपड़े धुलने के लिए चले जाते थे, मेरे रूम की सफाई हो जाती थी, सब कुछ मेरा हो जाता था। मेरा बस एक काम रहता था कि पढ़ाई करना। जो ये सब चीजें आप, जो भी आपकी कंडीशन फैमिली, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या फिर आपका एक ऐसा वेल सेटल्ड फैमिली इन्वायरमेंट है, तो ऐसा नहीं है, आप ये ना सोचे कि बहुत ज्यादा कंफर्ट आपको अपना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मिथ होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया से अलग होके। हम्म। और चौथा ये है कि वही कट ऑफ नहीं होना है। मैं बिल्कुल किसी से कट ऑफ नहीं थी, मैं अपने फ्रेंड से भी बात करती थी। बट हाँ, आपको लिमिट होना चाहिए कि ठीक है कि अगर आपने 15 दिन में एक बार बात कर ली है तो आप नेक्स्ट 15 दिन नहीं बात करेंगे। तो ये चीजें। चौथा जो मैं ये मिथ वो करना चाहूंगी कि
ऑप्शनल से रिलेटेड ये करना चाहूंगी, या फिर किसी से भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि आपको कोई भी टॉपर कोई भी बुक बोल दे तो आपको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, किसी भी टॉपर को ब्लाइंडली नहीं। मुझे भी मेरा इंक्लूडिंग भी अगर ऐश्वर्या। लोग सुने तो मेरे को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें। यस। हाँ, तो वो चीज है कि आपको अपने से, आप अगर अगर आपको अगर पूरी दुनिया एक्स सोर्स बोल रही है और अगर आप वाई पढ़ रहे हैं तो गलत नहीं है। आई थिंक सोशियोलॉजी में मैंने यही किया कि हेलम्बस हॉलबॉर्न रिट्जर सब बोलते थे, बट मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था ऐसा मुझे लगा, और बल्कि था मैं उसको कर नहीं पाती, तो मैंने छोड़ दिया। तो हम्म। वो है कि आप अपने से करें उसे। जी। बिल्कुल। वेरी वेल आर्टिकुलेटेड। ऐश्वर्यम, ये बताओ बेटा कि जीएस की अगर बात करें, जीएस में विच पोर्शन यू फाउंड जी सर। एकेडमिकली द मोस्ट चैलेंजिंग? सर मुझे इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा था, बिकॉज आई डेंट हैड एनी बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मुझे थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हुई। थोड़ा मैंने एक्सटर्नल गाइडेंस भी नहीं था कहीं से, तो जो भी फ्रीली अवेलेबल मटेरियल होता था तो वहां से ही मैं उसको करती थी, और मोस्टली मुझे खुद से ही बहुत बार पढ़ना पड़ता था उसको। तो जब भी कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाता था तो वो करने मुझे काफी दिक्कत होती थी, अच्छा। खासकर प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आपने कितने मॉक्स दिए होंगे? सर मैंने बहुत ज्यादा दिए थे, 150, तो 140 क्रॉस हो गया था मेरा, 150 टच कर गया था। इतने आपने दिए, जी। आपको उनको एनालाइज करने का भी तो समय मैंने मिला? बहुत सर मैंने हर एक मॉक पेपर के अपने, जो मैं नहीं कर पाती थी, जो गेस करती थी, सबके मेरे पास नोट्स बने रखे थे। उसी टाइम करती थी, 1.5 घंटा, मैं 3 घंटे का टाइम रखती थी, 1.5 घंटे में सॉल्व करूंगी। 1.5 घंटे में जो भी गलत हुआ, जो नहीं आया, उसको मैं अपने नोट्स में डालूंगी। तो वो 150 मॉक टेस्ट के मेरे मैंने नोट्स बनाए थे। तो वही हम्म। एक डिफरेंस आ जाता है कि बुक्स के अलावा जो चीजें आपको कभी पूछ ली जाती हैं, जो बुक्स में नहीं मिलती हैं, तो हम्म। आखिर आपकी कहाँ से प्रिपेयर हो रही हैं। तो वो वही प्रैक्टिस टेस्ट से ही प्रिपेयर हुई कि आपको बिना किसी नए सोर्स को उठाए हुए आपकी नॉलेज में जो इतना इंक्रीमेंट हो गया। बिल्कुल। जी वेरी सर। गुड। और एक ये बताएं कि आपका मेथड ऑफ मेकिंग नोट्स क्या रहा? क्योंकि कई बार बच्चे उस चीज को भी लेके बहुत जी। कंफ्यूज रहते हैं कि ऑनलाइन जी। बनाएं या हैंड रिटन होने जी। चाहिए, हर टॉपिक के बनाएं या सिलेक्टिवली बनाएं। व्हाट वाज योर अप्रोच जी। टू दैट? सर नोट्स बनाने में एक यही चैलेंज है कि टाइम टेकिंग होता यस। है, बट लकीली मैं लिखने में बहुत ही, मतलब मैं अ, मतलब फास्ट थी लिखने में, मैं बहुत ज्यादा लिखते रहती थी हमेशा। तो मेरी एक वो पर्सनल, जो वो एक इंटरनल आदत थी मेरा बचपन से ही लिखने का। तो मुझे टाइम नहीं लगता था नोट्स बनाने का, मतलब टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता था। और मैं नोट्स कैसे बनाती थी, बहुत ही शॉर्ट में बनाती थी, जितने में मुझे समझ में आ जाए। कि अगर कोई कीवर्ड लिखने से मुझे अगर पूरी बात याद रह जाती है तो मैं कीवर्ड लिख देती थी। अगर हम्म। मुझे पूरी बात लिखनी पड़ रही है उसके लिए, तो फिर उसको नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। हम्म। बाकी जो, जैसे कि कुछ कुछ बुक्स के मैंने जो नोट्स बनाए थे, बल्कि बुक्स के, जैसे कि क्लास 11th की तमिलनाडु की एनसीईआरटी, तो उसके नोट्स में वो नोट्स ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो मैंने डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट किया था। हम्म। तो वैसे मैं करती थी। हाँ, टाइपिंग वाला सिस्टम नहीं था मेरा, मैं कट कॉपी पेस्ट करती थी और बाकी हैंड रिटन नोट्स बनाती थी। सो इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ। हाँ, मिक्स ऑफ वो। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर interview also, UPSC. Just share, like, how was your UPSC interview experience? Was it intimidating? या frankly आप बताओ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, इंटरव्यू बहुत ही, मतलब एकदम पीसफुल था, एकदम बहुत ही आसानी से, मतलब मुझसे ज्यादातर मेरे जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, और हम्म। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे। डैफ से मतलब मेरे होम टाउन के बारे में पूछा गया। हॉबीज वगैरह के बारे में मुझे पूछा नहीं गया, पर उन्होंने बोला कि आप बताइए, आप कुछ बताना चाहते हैं। तो हम्म। फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करी कि मैं, मतलब गाना गा दूं आपके लिए, क्योंकि मेरी हॉबी थी। तो वो हम्म। सब चीज बहुत ही मतलब घुसते ही ऐसा था इंटरव्यू रूम में कि बहुत स्माइलिंग था। तो निकलने के बाद भी बहुत, इवन वहां जाने के बाद भी इतने सारे लोगों को आप देखते हैं, तो फिर सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं कि उन्होंने पहले दिया था या उनका पहला है। तो हम्म। इवन मतलब मैं मॉक्स में ज्यादा एंग्शियस और नर्वस रहती थी। एक्चुअल इंटरव्यू मेरा बहुत ही, मतलब बहुत ही कूल तरीके से हुआ, मुझे मतलब कोई प्रेशर हल्का सा भी नहीं फील हुआ कि मैं इतने बड़े डिग्निटरीज के सामने बोलने जा रही हूँ या कुछ करने जा रही हूँ। जी। दैट इज वेरी रीअश्योरिंग फॉर द अदर कैंडिडेट्स, है ना? क्योंकि यस यस, डेफिनेटली। लॉट ऑफ जी। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, लॉट इज एट स्टेक ड्यूरिंग द यूपीएससी इंटरव्यू, एंड हम्म। उसके लिए एंजाइटी लेवल्स उनके हाई हो जाते हैं। हाँ ऐश्वर्या, हाँ। जी सर। हाँ प्लीज बोलिए।
जी सर, जी सर, वही बोल रही थी मैं कि मतलब वो एक जो मॉक्स का एंजाइटी इंटरव्यू के लिए होता है, वो मेरा जो है कि मॉक्स में बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा नर्वसनेस, बहुत ज्यादा, इवन मैं 1 वीक के लिए गई थी मॉक्स देने, और वो 1 वीक मेरे लिए इतना डिप्रेसिंग था, क्योंकि मतलब मॉक्स में ऑब्वियसली फीडबैक जो मिल रहा है आपको, आपको सुधार करने के लिए मिल रहा है, लेकिन वही है कि मेरे अंदर से मैं मतलब झेल नहीं पाई उसको बहुत ज्यादा। तो जब मैं अपना रियल इंटरव्यू देने गई थी, तो मैंने 15 दिन पहले मॉक्स बंद कर दिए थे। हम्म। पर रियल इंटरव्यू बहुत ही मतलब मेरे लिए जमीन आसमान का अंतर था उसमें। अच्छा, चलिए, नाइस। जी। ऐश्वर्या, ये बताओ कि आपने, लेट्स टॉक अबाउट योर ऑप्शनल। हाँ, यू डोंट हैव अ यस बैकग्राउंड इन यस। सोशियोलॉजी। आई नो दैट यस यस। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो। तो व्हाट वर द, जी लाइक, जी। व्हाट वाज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? हाउ डिड यू जीरो डाउन ऑन यस द सर। ऑप्शनल दैट यू चोज, एंड what were the यस factors सर। that weighed in favor of this subject? यस सर। सर, जब मैंने अपना रिसर्च करके अपना स्ट्रेटेजी वगैरह मतलब बुक लिस्ट वगैरह निकाली थी, जॉब के पहले ही का बात है ये। तो उस टाइम मैंने मतलब ये कोइंसिडेंट था कि जितने भी टॉपर्स की वीडियो मैंने देखी, मोस्टली 95% सबका, जो भी 8 10 15 मैंने देखा, सबका सोशियोलॉजी ही ऑप्शनल था। तो एक तो वहां से मेरे दिमाग में सोशियोलॉजी चला गया। हम्म। दूसरा, मैंने जो खुद से ऑप्शनल चूज किया था कि मैं ये लेना चाहूंगी, वो ज्योग्राफी था। तो हम्म। ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी मेरे दिमाग में था जॉब से पहले। उसके बाद जब मैंने रिजाइन करके जब प्रिपरेशन शुरू की, तो ज्योग्राफी में फिर मुझे पता चला कि मैप वर्क होता है, और मैप पर मैं बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट ले नहीं पाती, और मैं याद नहीं कर पाती चीजें। तो वो फैक्टर था, मैप वर्क वाला एक फैक्टर था, जिसकी वजह से मैंने ज्योग्राफी ड्रॉप किया। सोशियोलॉजी के बारे में ये भी पढ़ा था मैंने, मतलब जब अपनी रिसर्च करी थी कि कंपैरेटिवली लेस बल्कियर सिलेबस है, एस्से लिखने में आपको हेल्प हो रही है, और जीएस के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे ब्यूरोक्रेसी वगैरह। तो हम्म। आपका एक जो एनालिटिकल जो पोर्शन होता है, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी का क्रिटिसिज्म आपके सोशियोलॉजी में है, बट आपको अपने जीएस में उस तरीके की चीजें नहीं मिलेंगी। तो अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन मिला है, आ रहा है, तो आप थोड़ा एक वो हिंट दे सकते हैं, या कुछ उस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर जैसे हिस्ट्री में सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है, तो अब हमें उसका क्रिटिसिज्म सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, पर वो Yes. क्रिटिसिज्म हम खुद से भी नहीं सोच सकते, और हमारी स्पेक्ट्रम में भी नहीं है। तो वो जो एक एनालिटिकल पोर्शन था, तो वो 2 4 जगह से वीडियोस देखने के बाद मुझे पता चला कि ठीक है, ये है। बाकी मैंने एक काम ये किया था कि मैंने प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही, जस्ट मैं जब शुरू कर रही थी, तो मैंने एक बार जो है कि पढ़ लिया था उसका, सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी, और हम्म। तुषार अंशु सर के नोट्स जस्ट मैंने पढ़े थे। तो मुझे लगा था, लिटरली यही लगा था कि हो जाएगा, मैनेजेबल है, इंटरेस्ट तो खैर मेरा सब में ही है, हो जाएगा ये। तो इस तरीके से ये हुआ कि सोशियोलॉजी लेना है। मतलब एक pragmatic डिसीजन था। आपको लगा जी कि जी जी, बिल्कुल, की मार्क्स वगैरह भी अच्छे आते हैं इसमें, और लोग लेते भी हैं। तो उस तरीके से सोचा था। जी। ठीक है। एंड इस सब्जेक्ट से आपको वाकई में हेल्प हुई इन दी एसए पेपर और इन अदर पोर्शंस ऑफ जीएस? जी सर, जी सर, बहुत ज्यादा हेल्प हुई। आई थिंक कि एस्से में पर्टिकुलरली बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो फिलोसफिकल एस्सेज होते हैं, उसमें बहुत सारे में विमेन्स पैट्रियार्की और ये वो चीजें होती हैं। तो वो आपका बहुत ज्यादा सोशियोलॉजी से कवर हो जाता है। जीएस 1 में भी सोसाइटी का पोर्शन है, वो भी कवर हो जाता है। तो और एक ये भी है कि जिस तरीके का फील्ड, जिस तरीके की सर्विस है, उसमें आपको थोड़ा एक आइडिया होना भी चाहिए। तो मुझे तो अपने सब्जेक्ट्स में मतलब एससे और पर्टिकुलरली जीएस 1 में काफी हेल्प मिली थी। जी। एंड सोशियोलॉजी में आपके हिसाब से हाउ इम्पोर्टेंट इज आंसर राइटिंग, इफ यू कैन जस्ट ड्वेल अ बिट ऑन दैट, है ना, यस सर। कि कितना आपने यस सर। टेस्ट लिखे और क्या आपको रहा उसका फायदा, हाउ यू यूज? जी। सर, टेस्ट मैंने आई थिंक 25 लिखे थे, 25 टेस्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी द जनरल स्टडीज और द सोशियोलॉजी और द ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शनल थोड़ा लेंदी लगता है, बाकी जीएस के आंसर राइटिंग, हालांकि उतना ही लिखना होता है एक तरीके से आप देखे तो। लेकिन मैं 25 टेस्ट लिखे मैंने, लेकिन उसमें मैं एक भी टेस्ट टाइम पर नहीं दे पाती थी, और 4 घंटा लगता था मुझे, 3.5 घंटे 4 घंटे। तो वो चीजें हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सेल्फ इवेल्युएशन प्रैक्टिस टेस्ट से ही हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैंने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो नहीं कर पाई थी टाइम और इसकी कंस्ट्रेंट की वजह से। तो लेकिन पर मैं जितने भी सोर्सेज मैंने फॉलो किए, और जब मैं प्रैक्टिस टेस्ट लिखती थी, तो जब मेरे मार्क्स आते थे, तो मुझे ये फील होता था कि ठीक है, ये डायरेक्शन सही है, ये सोर्सेज सही हैं, और जो भी मैं लिख रही हूँ वो सही है, रियल एग्जाम में भी मैं इसके साथ जा सकती हूँ।
तो इवैल्यूएशन के लिए आपको टेस्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए भी, क्योंकि आप 3 साढ़े 3 घंटे तक 3:30 में लिख रहे हैं, तो आपको एक आइडिया होगा कि थोड़ा सा और तेज लिखने की जरूरत है, थोड़ा कंटेंट और कम करने की जरूरत है। तो उस तरीके से सर बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 is a very good number actually. I यस don't सर। know how you manage that time, but you यस somehow सर। did. Uh, सर माय होल फोकस वाज ऑन राइटिंग ओनली, hmm. बिकॉज आई थिंक मैंने अपना 70 to 80% ऑफ द टाइम राइटिंग में ही लगाया है, जो है कि जीएस और ऑप्शनल के लिए, दोनों के लिए। In fact, lot जी। of students उनकी मेरे हिसाब से एक मिस्टेक अप्रोच में यही रहती है. They focus far more on studying and they tend to procrastinate writing. हाँ, उनको एक यस सर। इनबिल्ट यस सर। हेजिटेशन या इनर्शिया होता है, यस सर। वो चलते वो लिखते ही नहीं है और उस चक्कर में सुधरती नहीं है. यस सर। यस सर। वो ये कि सर आपको आंसर राइटिंग बहुत लेट से शुरू नहीं करनी है, फर्स्ट करेक्ट. डे से भी नहीं करनी है, पर बहुत लेट से नहीं। आप कभी भी ये ना सोचिए कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, मैं ये सब्जेक्ट पूरा पढ़ लूंगा, क्योंकि फिर आप जब ये सब करके करते हैं तो आपके पास मिस्टेक सुधारने का मौका रहता नहीं है। अगर बिल्कुल. आप मान लीजिए आपने स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी पढ़ ली हिस्ट्री की, तो आपको तुरंत आंसर लिख देना चाहिए। हम्म. तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा, आप आंसर नहीं सही लिख पा रहे हैं, आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं, आप जो है इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपके पास बहुत टाइम है, आप धीरे धीरे सुधार सकते हैं। जी। एक और ईश्वरन बेटे कि ना सोशियोलॉजी में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि हाउ डू यू रिमेम्बर सो मेनी स्कॉलर्स, जी टॉपिक जी और जी सब सर। टॉपिक वाइज जी सर। स्कॉलर्स हैं. और मैं तो बोलता भी हूँ बच्चों को, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, right, to वेरी mention इंपॉर्टेंट सर। scholars and जी। यस सर। quote the sociology questions are not about what Aishwaryam thinks on those topics. It यस is सर। what यस about सर। various academic sociologists यस and सर। scholars they have written about. यस। So यस सर। how did you remember so many scholars' names? सर जब सोशियोलॉजी मैंने स्टार्ट करी थी पढ़ना, तो एक यही था मेरे दिमाग में कि ये नाम लिखने हैं कि नहीं लिखने हैं, कि मतलब Hmm. अगर एक दो लिखूंगी तो चल जाएगा कि नहीं। तो भाई ये आंसर राइटिंग जल्दी स्टार्ट करने से ये पता चल गया कि नहीं, आपको नाम जो है लिखने हैं, पर्टिकुलरली जीएस पेपर 2 में, क्योंकि वो पूरा सॉरी सोशियो पेपर 2 में, क्योंकि वो पूरा जीएस की तरह आंसर बन जाता है। और Correct. वही जो आपने बताया कि आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए, कि अगर क्रिटिसिज्म पूछा है तो हमको क्रिटिसिज्म नहीं देना है, जो थिंकर ने क्रिटिसिज्म दिया है वो देना है। तो याद करने का मेरा बहुत ही एक सेट तरीका रहता था किसी भी चीज को, तो मैं सब टॉपिक टॉपिक लिखती थी एक अलग सी कॉपी में, और उस के बारे में जितने भी थिंकर्स ने जो जो कुछ बोला उनके नाम लिख के उनके आगे एक कीवर्ड लिख देती थी। कि मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर स्कॉलर ने स्लम की डेफिनेशन दी है, ठीक Yes. है, तो मैं स्लम टॉपिक डालूंगी, 4 5 6 लोगों ने जो भी उसके बारे में बोला है, ठीक है, तो उनका नाम लिखूंगी, उनके आगे एक कीवर्ड जो भी उन्होंने बोला है उसमें से करके, ताकि मुझे उनकी बात याद आ जाए। ऐसे ही करके मैंने पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए, आई थिंक मुझे लगता है कि 1000 2000 3000 स्कॉलर्स के नाम हो गए होंगे, जो भी होता है जहां से भी आपको मिल रहा है, मैं सब इकट्ठा करती थी। और बार 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 उसको, मतलब अगर आप, मैं सिलेबस भी मान लीजिए नहीं पढ़ने का मन करा, कुछ भी नहीं, तो मैं कॉपी खोल के स्कॉलर्स के नाम याद करती थी, क्योंकि वो नाम लिखने से ये होता है कि आपका आंसर पूरा का पूरा सोशियोलॉजिकल बन जाएगा। तो जीएस की तरह भी क्वेश्चन आएगा, तो आप कुछ भी लिख दें, आप जीएस के फैक्ट्स भी लिख दें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लिख दें, सब कुछ लिखती थी मैं, बट एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट के साथ स्कॉलर का नाम 2 4। तो मैं यही कोशिश करती थी कि हर क्वेश्चन में मेरे 4 5 नाम जरूर रहें, तो लिस्ट बनाकर ही याद करती थी मैं। वेरी गुड. और ऐश्वर्यम, जब कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप देखते थे, चाहे जीएस हो जी। या ऑप्शनल हो, जी। हाँ, तो उसके लिए आपकी क्या अप्रोच रहती थी? जैसे फॉर एग्जांपल इस बार था वो फैमिली प्रैक्टिसेस का क्वेश्चन था सोशियोलॉजी में. जी। हम्म. जी। जी। या जी। ड्रामाटर्जी का मुझे नहीं पता आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था. जी। 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 ड्रामेटिक का जी। प्राइस था तो उसको, और वो दोनों कंपलसरी थे. तो हाउ जी। व्हाट जी। वाज योर अप्रोच? एकदम छोड़ देते थे या क्या? जी सर। तो सर मैं क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ती थी, कभी भी नहीं। जीएस के लिए जो मेरा अप्रोच रहता था कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए मुझे पता नहीं है, तो मैं अपने माइंड में लेकर जाती थी कि सॉल्यूशंस, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें मैं कुछ ना कुछ करके, इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ ना कुछ करके, तो मैं कुछ तो रिलेट करके लिख दूंगी। जैसे कि आई थिंक एक आप जो बता रहे हैं ड्रामेटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो मैं, मुझे वो वर्ड भी नहीं पता था, ठीक है, तो मैंने उसकी हिंदी पढ़ी, तो थोड़ा सा ये रीड किया कि मैं इसमें कॉमन सेंसिकल वाला आंसर लिख सकती हूँ, कि कॉमन सेंस और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या फर्क होता है।
तो अब वो मैं थोड़ा रिलेट कर पाई कि ठीक है, हिंदी वाला पढ़ने के बाद, कि ठीक है कि कहीं ये कॉमन सेंस वाले की ही बात तो नहीं कर रहा, डे टू डे लाइफ का जो भी सोशलॉजिस्ट क्या सोचते हैं और नॉर्मल इंसान। तो मैंने पूरा का पूरा आंसर वही कॉमन सेंस वाला ही लिखा था, बस वर्ड ड्रामेटोलॉजिकल मेंशन करके हर जगह लिखा था। बिल्कुल डायरेक्ट नहीं छापा, बट वो वर्ड करके ये करा। और एक और क्वेश्चन जो आप बता रहे कि फैमिली वाला आया था, डेविड करके कोई स्कॉलर के नाम थे, तो मैंने उनकी बस उनका नाम बस फैमिली वाले चैप्टर में एक जगह पढ़ा था। तो आप जो है, आपने कोई भी थिंकर की कोई भी चीज पढ़ी है या फिर कोई भी थ्योरी पढ़ी है, आपसे अगर क्वेश्चन किसी और का पूछ लिया अगर आपको पता नहीं है, तो आप उस थिंकर का नाम बिना मेंशन किए वो चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, एक जनरल उसके तरीके से। ठीक है, ये मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जब आ जाए कि आपको खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में, जीएस में ऐसा नहीं होता है कि आप लिखेंगे तो गलत ही हो जाएगा पूरा। टेक्निकल में होता है कि आप गलत कर देंगे, अंटिल अनलेस कि आप बहुत ही कोई अलग लाइन पकड़ लें कि फैमिली के बारे में पूछा गया है और आपने जो है कि किसी की मेथोडोलॉजिकल थ्योरी लिख दी है, तो आपका गलत हो सकता है। बाकी आप थोड़ा रिलेट करके, तो फैमिली चैप्टर में हम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, किस टाइप की फैमिली है क्या है, आप वो चीजें बिना थिंकर का नाम मेंशन करे लिख दीजिए। अगर थिंकर का नाम दिया भी हुआ है तो भी आपको नहीं आ रहा है कि उसकी थ्योरी क्या है, तो आप किसी और की थ्योरी लिख दीजिए। मतलब ये हमेशा तो नहीं करनी होती है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो मैंने भी यही किया था सर, जो भी फैमिली के बारे में मैंने पढ़ा था मैंने बिना नाम मेंशन किए लिख दिया। लास्ट में उनके बारे में लिख दिया कि ही कंट्रीब्यूटेड दिस दिस दिस, इनके उससे ये अप्रोच आई, ऐसे ऐसे करके, तो उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत ही वेरी फ्रैंकली ना, ये जी बहुत ही सर। जुगाड़ू सी अप्रोच है, विच वर्कड इन जी योर सर, केस। जी सर, बिल्कुल। जी सर, जी सर। और ऐसी अप्रोच से बिल्कुल आपको डरना नहीं है कि नहीं इतना बड़ा एग्जाम है हम क्यों लिख दे रहे हैं। अल्टीमेटली आपका गोल है मार्क्स लेना। तो अगर किसी ने पेपर खाली छोड़ा है और आपने भरा, तो आपको एक नंबर तो मिलेगा ही। तो हम्म। 1 मार्क्स मैटर अ लॉट। यहाँ पे जो मैटर करता है ना, वो आपकी राइटिंग स्पीड भी मैटर करती है, वेरी फ्रैंकली। जी 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 सर। यू हैव गुड स्पीड, गुड। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने सिलेबस के हर टॉपिक को करीब कितनी बार रिवाइज किया होगा बेटे? सर सिलेबस का, जैसे कि एक पर्टिकुलर नंबर अगर बताना चाहूँ, तो लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम वगैरह मैंने 28-30 टाइम्स पढ़ी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। हम्म। तो और सिलेबस को मैंने बहुत, मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा मतलब मुझे अच्छा लगता था जब मैं ऐसे लिख के देखती थी कि मैंने इसको 10 टाइम्स किया, 12 टाइम्स किया, तो मैं शीट बना के रखती थी अपने लैपटॉप में कि आईआर का मैंने कितनी बार पढ़ा, या सोशियो पेपर वन मैंने कितनी बार पढ़ा, सोसाइटी का पोर्शन कितनी बार, हिस्ट्री का। तो लगभग हर चीज मैं ऐसे 15-20 बार मैंने पढ़ी ही है। रिवीजन भी, रिवीजन का मैं लिख के रखती थी कि रिवीजन कितनी बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 8 बार किया, 10 बार किया। तो सेट करके रखती थी कि ये तो 10 बार पढ़ूंगी, ये तो 15 बार पढ़ूंगी। तो ऐसे करके करती थी मैं। जी सर। Wonderful. ऐश्वर्या, एक बच्चों को जो बहुत दिक्कत आती है ना कि जी। यूपीएससी के सिलेबस में यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। जी सर। हाउ डू यू रिमेम्बर सो मच इन्फॉर्मेशन, हाउ डू यू रिटेन इट? जी सर। की है जो रिवीजन आपने मल्टीपल टाइम्स किया, उसके अलावा जी भी आप सर। में ऐड करना चाहोगे? जी सर, जी सर। तो सर मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले तो आपको कितना याद करना है, कितना रिमेम्बर करना है, कितना रिटेन करना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो पता तब चलेगा जब आप प्रैक्टिस पेपर्स लगाएंगे और पुराने वाले टेस्ट देखेंगे। ठीक है, वो जब आप लगातार, आप भले ही टेस्ट मत करिए, मतलब प्रैक्टिस पेपर्स मत लगाइए जब आप प्रिपरेशन शुरू करें, पर PYQs आप प्रीलिम्स के हो गए, मेंस के हो गए, रोज देखते रहिए, रोज देखते रहिए। मैं भी ये करती थी, रोज देखती थी, तो मुझे समझ में आता था कि ठीक है, अच्छा हिस्ट्री में बुद्धिज्म और जैनिज्म से कुछ भी नया होगा मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। बट मान लीजिए किसी और टॉपिक से कुछ आता है, तो मैं उसको थोड़ा, बहुत डीप में नहीं जाना चाहिए मुझे। ठीक है, या हम्म। फिर कोई मेडिएवल का कोई ऐसा पीरियड रहा हो जिसकी बहुत ज्यादा बुक में चर्चा ना हो और जो बहुत ज्यादा कभी पूछा नहीं गया है, तो उसके बारे में भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो वो आपको जो क्यों लेना है कि कितना याद करना है कहाँ से, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और याद करने का ये है कि तरीका जो है कि मैं हर महीने करंट अफेयर्स उसी के साथ साथ फॉलो करती रहती थी और रिवाइज करती थी। कभी ऐसा नहीं कि जनवरी का करंट अफेयर पढ़ लिया फरवरी में, उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि अब मेंस के बाद करूंगी, प्रीलिम्स के टाइम पे करूंगी। मैं बिल्कुल उसको एक सब्जेक्ट की तरह, एक सब्जेक्ट अलग से मैं अपने दिमाग में रखती थी, करंट अफेयर्स भी मुझे रिवाइज करने हैं। तो हम्म। इस तरीके से करती थी। जी सर। बाकी वो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जिससे याद हो जाएगा, क्योंकि वही बार ट्रिक एक ही है, बार बार पढ़ना। एग्जैक्टली। जी। एक और चीज, मैं सोशियोलॉजी के बारे में, आपके नंबर अच्छे आए ना, 297 आए हैं सोशियोलॉजी में, जी सर। जी सर। इंक्लूडिंग पेपर वन में आपके 150 प्लस आए हैं, जिसमें आपने दो तुक्के भी मारे हैं। हाँ। जी सर। अब मेरे को एक चीज बताइए, व्हाट वाज योर ब्रॉड अप्रोच टू आंसर राइटिंग इन सोशियोलॉजी, द एक्चुअल एग्जाम? डिड यू राइट दैट इटर्नल क्वेश्चन पॉइंट्स फॉर्म में, पैरा फॉर्म में? हम्म।
जी सर। From- जी सर। सर मेरा पूरा का पूरा पैटर्न सेम था, सोशियोलॉजी के लिए भी जीएस के लिए भी। मैं इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन करके लिखती थी, और सब हेडिंग्स डाल के मैं आंसर्स देने की कोशिश करती थी। क्वेश्चन में पढ़ती थी, जो कीवर्ड्स पूछे गए हैं उनको मार्क किया और उन्हीं को एड्रेस करती थी अपने उसमें। पैराग्राफ में नहीं लिखती थी बिल्कुल। आपको अगर आप मेरी कोई भी अगर मेरी कॉपी देखेगा, तो अगर उसे पता नहीं होगा तो वो जीएस और सोशियोलॉजी ऑप्शनल में कोई फर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेम वही पैटर्न फॉलो करती थी। पॉइंट वाइज लिखती थी, बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करती थी पॉइंट्स को कि एक पॉइंट 3 लाइन में लिखा है। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाइन में, और थिंकर का नाम, तो उस तरीके से ही लिखती थी। इवन सोशियोलॉजी में भी मैं डायग्राम्स बनाती थी, अगर हायरार्की के बारे में है तो पिरामिड बना दिया, और उस तरीके से मैं फ्लो चार्ट बना दिया। अगर फैमिली के टाइप्स बताने हैं तो फ्लो चार्ट, सिमिलर पैटर्न, सब कुछ सिमिलर। बस ये था कि आपको डिमांड एड्रेस करनी है, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स मेंशन करने हैं। जी So सर। all your answers or nearly all your answers were in points. वाइंस फॉर्म एंड सोशियोलॉजी में भी मैं डेटा मेंशन करती थी, Correct. गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है वो मेंशन करती थी। अगर वुमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है सोशियोलॉजी में, तो ये नहीं डरना है कि हम यहाँ पे क्यों गवर्नमेंट की पॉलिसी लिखें, या कोई अच्छा काम हो रहा है वो लिखें, वो भी मैं मेंशन करती थी। वो सब कुछ मैं मेंशन करती थी, डेटा मेंशन करती थी, किसी कमीशन की रिपोर्ट होती थी तो मैं वो भी मेंशन करती थी। हम्म। जी। आपने पहला अटेम्प्ट दिया, you could not clear the prelims, यस। and दूसरे अटेम्प्ट में you have reached the end and very wonderfully. So what has made the difference between success and failure in this example? सर मेन जो फेलियर मुझे मिली थी पहले प्रीलिम्स के टाइम पे, तो वो मेरी खुद की बनाई हुई फेलियर थी, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी जॉब छोड़कर, तो मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने अक्टूबर से पढ़ाई करी और जून में पेपर था, तो मैंने प्रीलिम्स को फोकस ही नहीं किया। मैंने लिटरली उसको नहीं पढ़ा, तो मैं अपने ऑप्शनल और मेंस पर ही टिकी रह गई पूरा का पूरा टाइम। तो दूसरे साल में बस वही एक डिफरेंस था कि प्रीलिम्स को मैंने टाइम दिया, और आई थिंक जो वो 7-8 महीने की मेंस की सॉलिड प्रिपरेशन थी वो यहाँ पर काम आई। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं प्रीलिम्स क्लियर भी कर लेती हूँ तो फिर मैं मेंस में पीछे रह जाऊंगी। तो मेरा ये दिमाग में सेट था कि मेरे को पहले मेंस करना ही करना है, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। तो आई थिंक प्रीलिम्स के 1 महीने पहले मैं अपने मेंस और ऑप्शनल से फ्री हुई थी। तो वो फेलियर ऐसी थी कि मुझे पता था कि वो नहीं होने वाला है, क्योंकि आप 1 महीने में जो है कि नहीं कर पाते हैं। तो यही एक डिफरेंस था कि उसके बाद मैंने अपने प्रीलिम्स को जो है कि अच्छा खासा 3-4 महीने का टाइम दिया, टेस्ट लगाए, जो कि मैं पहले नहीं करी थी। जी। ठीक है। और as an online student, did you feel in any way handicapped? या आपको ये था कि मैं दिल्ली नहीं जा रही हूँ तो कहीं उसकी वजह से मेरी प्रेपरेशन में कोई कमी तो नहीं रह रही? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं लगा। एक्चुअली सर मेरा थोड़ा सा पर्सनल इंक्लिनेशन रहता है, थोड़ा ऐसा भीड़ भाड़ वाली जगह ना रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो बल्कि मेरा जब पहला स्टेज क्लियर हुआ प्रीलिम्स, तो मेरे पापा ने बोला चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। मैंने उनको समझाया कि देखो दिल्ली जाने से कुछ नहीं होता, मैं अपना सारा सामान लेके कहाँ जाऊंगी, कहाँ भटकूंगी। मेंस क्लियर हुआ तो वो बोलने लगे चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, अब दिल्ली चलो। तो वो आपका पर्सनल कॉलिंग है कि आपको कैसे माहौल में रहना पसंद है। मैं थोड़ा इंटिमिडेट हो जाती हूँ ज्यादा लोगों को देख के, कोचिंग के बच्चों को देख के, बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ते देख के लाइब्रेरी में, तो मुझे थोड़ा घबराहट होती है। तो वो मेरा ये था। ऑनलाइन जो भी सोर्सेज मैं रेफर करती थी, वही है कि इवैल्यूएशन करती रहती थी टेस्ट दे देकर। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, क्योंकि अगर 1000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और आप आसपास स्कोर कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, एवरेज से ऊपर कर रहे हैं, तो वो मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहता था कि ठीक है मेरी पढ़ाई सही जा रही है। तो दिल्ली तो खैर कभी मेरा सपना नहीं रहा कि मैं दिल्ली जाके पढूं, बल्कि मुझे तो सब बोलते थे कि तुम जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जा नहीं पाऊंगी वहां पर। जी। ठीक है। एंड इनफैक्ट जब आप अपने होम बेस से प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, बहुत सारे लॉट ऑफ थिंग्स आर टेकन केयर। छोटी छोटी यस सर, चीजें, यस सर। जैसे कि आपके कपड़े वही धुलना, सर, आपके खाने का, वही आपके सर, वही हेल्थ सर, का, तो जो पूरा वही सपोर्ट सर। सिस्टम होता है दैट वर्क्स इन योर फेवर, है ना? सर बहुत बहुत फेवर करता है वो, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम जो है उससे ही बच जाता है। तो, जी सर। और ऐश्वर्या, इस जर्नी में व्हाट हैज बीन योर ड्राइविंग मोटिवेशन बेटे? सर मेरा जो एक मोटिवेशन जो फैक्टर काम किया वो यही है कि मेरे पापा को हमेशा से रहता था एक, मतलब सपना कह लीजिए, जो भी कभी उन्होंने ऐसा कहा नहीं है हमसे कि आप करो, लेकिन मतलब ऐसे 6, 7, 8 क्लास से वो दिखाते थे इंटरव्यूज वगैरह। कभी डीडी नेशनल पे आता था, दूरदर्शन पे कोई टॉपर्स का, खासकर लेडी टॉपर्स का अलग से एक सेगमेंट आता था, तो वो हमेशा दिखाते रहते थे कि देखिए ये होता ही होता है। और थोड़ा हमारा जो है कि रूरल बैकग्राउंड भी है, तो थोड़ा बताते रहते थे कि देखो ऐसा ऐसा है ये वो। तो कभी उन्होंने सामने से कहा नहीं, लेकिन वही जो बचपन से वो जो दिमाग में डाली गई चीज थी वही मेरे साथ काम आई। तो यही था मुझे कि एक बार तो मुझे करना है, कि ठीक है पापा जो कहते थे उन्होंने कभी सामने से नहीं कहा,
तो वही कहती हूँ मैं कि पापा के सपने को मैंने अपना बना लिया कि मुझे करना था। तो इसलिए जब आपका खुद का जब एम हो जाता है तो अब मुझे लगता है उससे बड़ा मोटिवेशन कोई है नहीं। और इस प्रोसेस में आपने अपने माता पिता का भी सपना साकार किया, विच इज जी जी सर। वंडरफुल। जी सर। कभी आपको अ, मतलब डिड यू ग्रैपल विद द फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज दैट अ टिपिकल यूपीएससी एस्पिरेंट फेसेस? कभी आपको लगा कि मे बी इट्स नॉट फॉर मी, शायद फर्स्ट फेलियर के बाद? नहीं सर, ऐसा तो मुझे ये चीज तो कभी नहीं आई कि यूपीएससी इज नॉट फॉर मी, कभी भी नहीं। हम्म। क्योंकि मेरा माइंड क्लियर था। हर हर तरीके से क्लियर था कि करना तो यही है। और बिलीफ था कि मैं कर लूंगी, बाकी टाइम का नहीं था कि पहले दूसरे तीसरे कब, लेकिन ये तो था कि मैं कर लूंगी। जो है कि पहला जो फेलियर था वो, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी ही गलती थी। मतलब गलती क्या, एक मेरा वो स्ट्रेटेजी ही वही थी मेरी कि मैं पहले मेंस करूंगी। अगर प्रीलिम्स क्लियर करना मेरा गोल होता तो मैं कर लेती उस टाइम भी। हम्म। लेकिन मेरा वो गोल था ही नहीं पहले साल में प्रीलिम्स क्लियर करना, क्योंकि मेरे पास आई थिंक 7 या 8 मंथ्स थे। तो मैंने यही सोच कर करा था कि अगर मैं कर भी लेती हूँ तो क्या, हम्म। तो मैं मेंस में क्या स्कोर कर पाऊंगी। तो उस तरीके से तो पहले फेलियर, लेकिन हाँ दुख तो हुआ था जरूर, क्योंकि घर वालों को उम्मीद रहती है कि अरे पहली बार में निकल जाना चाहिए। यहाँ तो ये भी बोलते हैं कि जो फर्स्ट सेकंड में निकाल ले वही सीरियस होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आसपास की बातें करते हैं। तो दुख हुआ था, लेकिन हाँ मतलब अंदर से कुछ ऐसा डिमोटिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि आप पता ही था कि यही होने वाला था। हम्म। जी। हम्म। और ये बताओ ऐश्वर्या बेटा कि व्हाट वर द मेजर एनी रोड ब्लॉक्स यू एनकाउंटर्ड, मतलब सबसे बड़ी कठिनाइयां या दिक्कतें क्या आई आपको प्रिपरेशन में? सर कठिनाइयां दिक्कतें तो बहुत बड़ा शब्द है, तो मैं तो सच में ऑनेस्टली ये बताऊंगी कि कोई ऐसी कठिनाई कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं आई। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एस्पिरेंट्स डिसेंट बैकग्राउंड से हैं, बहुत ज्यादा आपको इसमें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा आपको इधर उधर के कोचिंग में भटकने की जरूरत नहीं। कोई भी साधारण से मतलब परिवार के बच्चे को ऐसी कोई कठिनाई नहीं आ सकती इस प्रिपरेशन में। इतनी सारी चीजें ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, बस वही है कि आपका जो समेटने का तरीका है चीजों का, वही डिपेंड करता है। तो कठिनाई और वो चीजें तो आई नहीं कभी। हाँ छोटे छोटे लॉस तो आते थे कभी, जो है कि मार्क्स में कम नंबर आ गए तो दुखी हो गए। और कभी किसी दिन पढ़ाई करने का मन नहीं हुआ तो अगले दिन गिल्ट में रह रहे हैं कि अरे यार पढ़ाई नहीं हो पाई। कभी कभी मेंस के आंसर्स लिखने का मन नहीं करता था। एक दिन 2 दिन 3 दिन सोचते सोचते तब जाके कॉपी पेन उठ पाता था। वही छोटे छोटे जो हर एस्पिरेंट्स के लिए होता है, वही वही चीजें थी बस सर। वन गुड थिंग ऐश्वर्या बेटे अबाउट यू इज कि यू टेक ओनरशिप। बहुत बच्चों का ये होता है कि दे ब्लेम देयर फेलियर, और मतलब टेम्पररी फेलियर, द वे आई लुक एट इट, कि हालात खराब थे, बीमार पड़ गया, परिवार ने ये नहीं किया है वो। बट यू टेक ओनरशिप विच इज परहैप्स वन ऑफ द अंडरलाइंग रीजंस फॉर योर परफॉर्मेंस इन दिस एग्जाम। एक ये बताओ बेटे कि what was like the support system, particularly what was the role of your family? सर बहुत ही इमेंस मतलब रोल था। जैसे कि मैंने बताया कि मैं घर के पास रह के रूम लेकर तैयारी करती थी, तो हर एक छोटी चीज का ख्याल, इवन जो है कि मेरे बुकलेट्स कहीं से मन लिए तो प्रिंट करा के लाना देना, और सारी चीजों का ध्यान, खाना पीना, हर चीज का ध्यान। मतलब मुझे पढ़ाई के अलावा कोई चीज ऐसे नहीं था कि मुझे खुद से मैनेज करनी है। तो घर के पास रहने का ये बहुत बड़ा आपका फायदा होता है कि आप अपने घर वालों से बहुत सारी चीजें जो है कि वो आपके लिए खुद ही कर देते हैं। जो कि आप जब अगर दिल्ली वगैरह में रहेंगे तो आपको खाने पीने का ध्यान देना है, कपड़ों का ध्यान देना है, सफाई का ध्यान देना है। तो वो सब चीजें तो बहुत ही सपोर्ट करी, बहुत ज्यादा। पर्टिकुलरली मेरी बहन जो थी उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि लो पीरियड जब आता है कि जब आपको लगता है कि अरे यार मार्क्स 2 3 बार गंदे मार्क्स आ गए तो अरे यार क्या हो रहा है, पढ़ भी रही है फिर भी। तो वो एक बहुत मुझे हमेशा फोन पे सपोर्ट करती थी कि नहीं तुम करो तुम करो। तो कहती थी तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, तुम इतना पढ़ती हो, करो करो। तो ये सब चीजें थी। घर का बहुत ज्यादा सपोर्ट था हमेशा, मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता था हमेशा। कुछ ऐसा आपके ऊपर प्रेशर नहीं कि क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। जो है कि मम्मी पापा पापा मेरे पर्टिकुलरली हर टेस्ट के नंबर मुझसे पूछते रहते थे। हर दिन मेरे को कहते थे 65 डेज लेफ्ट, 64 डेज लेफ्ट प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, इतने डेज लेफ्ट। हर रोज शाम को आते थे, बोलते थे कि वॉक करने चलो। तो बहुत ही पॉजिटिवनेस आती थी मुझे सर।
और जो आप बहन का सब रोल बता रहे हो, शुभ्रम की आप बात कर रहे हो या तनुष्का जी की? जी जी, नहीं नहीं, शुभ्रम की बात कर रही हूँ। बहुत बहुत उन्होंने बहुत सपोर्ट करा मुझे, मतलब क्योंकि तनुष्का तो खैर बहुत छोटी है, उनसे तो कोई चीज शेयर नहीं कर सकते। लेकिन शुभ्रम के साथ रहता था वो, उनको अपनी कॉपीज भेजती थी, मार्क्स दिखाती थी कि देखो। तो मेरे फादर और सिस्टर को, दोनों को मेरे हर एक टेस्ट के मार्क्स पता होते थे। तो वो दोनों भी बहुत कॉन्फिडेंट रहते थे, अरे यार तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और वो आपको एकेडमिक इनपुट्स भी कुछ मिलते थे परिवार में से? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने एसेज अपने पापा को देती थी पढ़ाने के लिए। इनपुट्स तो खैर नहीं देते थे, बट हाँ ये रहता था कि कहते थे कि अच्छा है तुम लिख रही हो। बहन मेरी पर्टिकुलरली बहुत क्योंकि जैसा कि मैं कोई भी चीज, जैसे कोई भी टॉपिक है तो मैं उससे पूछती थी, कोई भी पेपर में आ गया। आई थिंक फैमिली सोशियोलॉजी में कोई एक अडॉप्शन का टॉपिक था कि अडॉप्शन का रेट वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम बताओ कि तुम तो, मैं तो पढ़ रही हूँ, मेरे को तो पॉइंट्स आते हैं, तुम बताओ। तो वो हम्म। मुझे बताती थी कुछ ऐसे पॉइंट्स कि ठीक है, नहीं फैमिली का सबको अधिकार होना चाहिए, ये वो ये वो। तो मेरे को दो तीन नए पॉइंट्स भी पता चलते थे, तो मैं लिटरली नोट करती थी। तो ये सब छोटा छोटा डिस्कशन होता था हमारा। एक और चीज मेरे को बताओ बेटे, ऐश्वर्यम, जी की हाँ आपने बताया था आप गाने का शौक रखते हो, जी जी जी। तो एक गाना सुनो। बढ़िया। जी सर, आपको गाना, हाँ, हंसिएगा नहीं पर आप, थोड़ा सा यहाँ से पता नहीं कैसी आवाज आएगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम। बस सर, इतना ही हो पाएगा अभी फिलहाल। वंडरफुल। जी वंडरफुल। नहीं तो बिल्कुल भी ये हंसी लायक तो बिल्कुल भी नहीं था, है ना? इट वाज अ जी सर। मेलोडियस थिंग। जी So जी। on that beautiful note, we will यस। end this beta, and it has been wonderful chatting with you, थैंक यू। है ना? थैंक यू सो And मच सर। I just hope you stay grounded, है ना? यस। Because success should not go to a person's head. यस सर, यस सर, सक्सेस डेफिनेटली। अचीव करना और उसको फिर संभाल पाना, है ना? संभालना। उसको संभाल पाना दोनों अलग चीजें हैं। तो आई यस। होप भगवान आपको सद्बुद्धि दे अपनी जी सक्सेस को सर। हैंडल करने की। और जो आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट रहे हो, तो जी आपकी इस सक्सेस से समाज को भी फायदा हो, आपको और आपके जी परिवार सर। जी को भी, बाकी समाज को भी कुछ ना कुछ किसी। समाज को भी। जी सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।